कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में स्नान करते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें वर्ष में इस पर्व का आयोजन होता है। मेला प्रत्येक 3 वर्षों के बाद नासिक, इलाहाबाद, उज्जैन और हरिद्वार में बारी बारी से मनाया जाता है। इलाहाबाद में संगम के तट पर होने वाला आयोजन सबसे भव्य और पवित्र माना जाता है। इस मेले में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। ऐसी मान्यता है कि संगम के पवित्र जल में स्नान करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। नमस्कार, जय हिंद। कुंभ अपने आप में ही एक संगम है। कुंभ का अगर पर्याय या पवित्र अर्थ जानने का प्रयास करें तो कुंभ का पर्याय या कुंभ का अशाब्दिक अर्थ कलश से होता है। जी हाँ, वही कलश जिसे अक्सर पूजा पाठ में देखा जाता है और इसका पूजा पाठ अनुष्ठान में विशेष महत्व होता है। एक कलश के विभिन्न भागों को विभिन्न भिन्न देवी देवताओं को समर्पित होता है और उस कलश में उनका वास कहा जाता है। जैसा कि कलश का मुखड़ा जो है, मुख भगवान विष्णु को समर्पित होता है, उसका नेक और या गर्दन भगवान रुद्र को समर्पित है, कलश का आधार भगवान ब्रह्मा जी को, और इसके मध्य का भाग जो होता है वह समस्त देवी देवताओं को समर्पित होता है। इसके अंदर का जो जल होता है वह सागर का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार जो कलश है अपने आप में एक संपूर्ण संगम होता है, एक ऊर्जा का स्रोत होता है, एक ऊर्जा का संगम है और कलश की अपनी एक विशेष महत्वता होती है। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में या धार्मिक हिंदू रीति रिवाजों में आप इसका महत्व जैसे हर प्रत्येक व्यक्ति जानता ही है। आइए इसके बाद हम जानते हैं कि महाकुंभ या कुंभ का आयोजन किस किन स्थानों पर किया जाता है। कुंभ का आयोजन कहाँ कहाँ किया जाता है, इस फैक्ट को जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि इससे जुड़ी हुई धार्मिक मान्यता क्या है, इसका पौराणिक महत्व क्या है, इससे जुड़ी किंवदंतियाँ क्या हैं, कहानियाँ क्या हैं। क्योंकि अगर हम किसी फैक्ट को बहुत ही अच्छी तरह से याद करना चाहते हैं तो उससे जुड़ी अगर कहानी हमारे समझ में आ जाती है तो उस चीज़ को याद करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और ये कहानी कोई खुद की बनाई हुई नहीं है, बहुत ही वैज्ञानिकता के आधारित पर भी है। उसकी भी बात करेंगे जब ज्योतिष वाले टॉपिक पे जाएंगे। तो ये कहानी के लिए हम चलते हैं, पौराणिक ग्रंथों का आधार लेते हैं। उसमें आप जैसा कि सभी जानते होंगे कि एक समंदर मंथन हुआ था जिसमें देवता और असुरों ने दोनों ने इस मंथन में अपना अपना सहयोग दिया था। इस मंथन का जो मथानी जो है वो एक पर्वत, शायद मंदार पर्वत को इसका मथानी बनाया गया और इसके मथने के रस्सी का काम जो है शेषनाग द्वारा किया गया। उस रस्सी का काम जो है शेषनाग ने किया। इस मंथन के दौरान सर्वप्रथम तो एक हलाहल विष निकला जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर समस्त मानव जाति और समस्त ब्रह्मांड की उस हलाहल विष से रक्षा की। इस मंथन के अंत में जो है अमृत निकला। अब इस अमृत के पाने के लिए सुर और असुर, देवता और राक्षसों के मध्य एक संघर्ष की स्थिति बन गई। देवताओं के लिए चिंता का विषय था कि अगर राक्षसों द्वारा इस अमृत का पान कर लिया जाता है तो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे और यह समस्त मानव जाति और ब्रह्मांड के लिए एक खतरा हो सकता है। इस समस्या को लेकर समस्त देवी देवता जो हैं भगवान विष्णु के पास एक प्रार्थना लेके गए कि प्रभु आप हमारी इस समस्या से रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी अर्थात अत्यंत सुंदर स्त्री। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर वहाँ पर गए और एक कूटनीति के माध्यम से जो अमृत का कलश था या अमृत था उसे जब्त कर लिया और जब्त करके अपने वाहन जो है गरुड़ महाराज को सौंप दिए कि आप इसको ले जाइए। इसी बीच जो है गरुड़ और राक्षसों के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। अब इस संघर्ष की स्थिति में एक छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें जो है भारत के 4 स्थान पर गिरी। उन्हीं 4 स्थानों में जो है महाकुंभ का आयोजन किया जाता है और तभी से जो है प्रत्येक 12 वर्ष उस महाकुंभ का आयोजन होता चला आया है। आइए देखते हैं उन आयोजन के स्थान के बारे में। गरुड़ जी द्वारा जब इस अमृत को इंद्र के पुत्र जयंत को दिया गया
तो कहते हैं इस 12 दिनों तक एक युद्ध चला और इसी दौरान 12 जगह उस अमृत को रखना पड़ा, जिसमें से 4 स्थान जो है पृथ्वी लोक पे हैं और 6 स्थान देवलोक या स्वर्गलोक में माने गए हैं। तो पृथ्वी के जो 4 स्थान हैं वहीं पर इस कुंभ का आयोजन किया जाता है, जिसमें से भारत के 4 राज्य में 4 स्थान स्थित हैं। प्रथम अगर बात करें तो इसमें उत्तराखंड राज्य का हरिद्वार है, जहां कुंभ का आयोजन किया जाता है। दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के प्रयाग में प्रयाग का कुंभ का आयोजन होता है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुंभ का आयोजन किया जाता है और महाराष्ट्र के नासिक में कुंभ का आयोजन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन स्थानों के साथ साथ कौन सी ऐसी नदियां हैं जिनके तट पर इस महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, हरिद्वार का जो कुंभ होता है वह गंगा के तट पर आयोजित किया जाता है। हरिद्वार का कुंभ जो है वह गंगा के तट पर आयोजित होता है। इसके बाद अगर उत्तर प्रदेश के प्रयाग के कुंभ की बात करें तो यह एग्जाम पॉइंट भी से ये दोनों स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले स्लाइड जो है कि किन किन स्थानों पर प्रयाग का आयोजन कुंभ का आयोजन किया जाता है, भारत कौन से स्थान है जहाँ जहाँ कुंभ का आयोजन होता है। दूसरी स्लाइड ये कि किन नदियों के किनारे इस कुंभ का आयोजन किया जाता है। जैसा कि हरिद्वार में किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे कुंभ का आयोजन होता है। इसी प्रकार प्रयागराज में जो है गंगा, यमुना और जो अदृश्य कही गई हैं सरस्वती नदी, इन नदी के किनारे, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख पा रहे होंगे, इन नदी के किनारे जो है प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो है क्षिप्रा नदी का तट, जहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इसी प्रकार महाराष्ट्र के नासिक में जहाँ कुंभ का आयोजन किया जाता है उस नदी का नाम है गोदावरी नदी। एक बात और आपने और सुना होगा, कुंभ, माघ मेला, अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ। माघ मेला जो होता है, प्रतिवर्ष जिस मेले का आयोजन किया जाता है उसे माघ मेला कहते हैं। और जो अर्ध कुंभ का आयोजन होता है वो छठे वर्ष, यानी प्रत्येक छठे वर्ष में अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है और 12वें वर्ष का आयोजन पूर्ण कुंभ कहलाता है। अक्सर इन तीनों वर्ड का यूज एक ही अर्थ में किया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीनों का अर्थ अलग है। जो मेला प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है उसे माघ मेला कहते हैं। जो छठे वर्ष में जिनका आयोजन होता है उसे अर्ध कुंभ, और 12वें वर्ष में पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसमें से 4 फैक्ट ये कि याद करने लायक जो था, एक स्थान था हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में कुंभ का आयोजन किया जाता है। और किन नदियों के किनारे किया जाता है, तो हरिद्वार में गंगा नदी, जैसा कि एक मिनट में मैप ले लूँ, पेंसिल ले। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज में एक संगम है, संगम के किनारे इसका आयोजन होता है। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो है वो क्षिप्रा नदी के तट पर इसका आयोजन किया जाता है। और महाराष्ट्र के नासिक में जो है गोदावरी के तट पर इसका आयोजन होता है। इसी प्रकार हम चलते हैं अगली स्लाइड में। इससे जुड़े हम इतिहास की बात करें कि इस कुंभ का आयोजन जो होता है, ये इतिहास में इसका क्या फैक्ट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतिहास में जो है मध्य भारत के मध्य में स्थित प्रयाग ने हजारों वर्षों तक सफर कर लोगों के जीवन में, जैसा कि आप सब जानते हैं, ज्ञान, विज्ञान, कला, धर्म, संस्कृति का एक केंद्र बिंदु रहा है प्रयाग या इलाहाबाद। आज भी लोग यूपीपीएससी जैसे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए अभी तक जो है इलाहाबाद विशेष स्थान रखता था। अब तो दिल्ली ने भी अपनी जगह बना रखी है। इसका वर्णन जो है 1583 में अकबर द्वारा
पहले इसका नाम प्रयाग होता था, लेकिन 1583 में अकबर अपने शासनकाल में यह स्थान आया और यहाँ के विशिष्टता या यहाँ के से प्रभावित होकर इस स्थान का नाम अल्लाह के नाम पर, अल्लाह द्वारा बसाया गया शहर के अल्लाहाबाद कर दिया। बाद में यह अपभ्रंश होते होते भाषा क्लिष्ट में जाते जाते लास्ट इलाहाबाद कहा जाने वाला लगा, अर्थात अल्लाह द्वारा बसाया गया शहर। यह एक अरबी भाषा का शब्द है। अब इसका क्या आता है कि 1583 के बाद से अभी तक जो है 2018 तक 2018 तक यह इलाहाबाद के नाम से ही जाता था। इसके बाद हमारे आते हैं योगी सरकार। योगी जी उत्तर प्रदेश सरकार जो है अक्टूबर 2018 में इसका पुनः नाम जो था प्राचीन विरासत जिसमें समाई थी वही नाम फिर से प्रयाग कर दिया। प्रयाग का अर्थ होता है, प्र का अर्थ होता है बड़ा और याग का अर्थ होता है यज्ञ। प्रकष्टो यज्ञो अभूवदत्र तदेव प्रयागा, अर्थात जहाँ बहुत सारे यज्ञ हुए हों उसे प्रयाग कहा जाता है। आइए जानते हैं इस स्थान में और क्या विशिष्ट है। यहाँ पर यह भी एक एग्जाम पॉइंट के फैक्ट ही है कि ऋषि भारद्वाज का आश्रम कहाँ स्थित है। तो ऋषि भारद्वाज का आश्रम जो है महर्षि भारद्वाज, ये भी प्रयागराज इलाहाबाद में ही स्थित है। इसके साथ ही पहले यहाँ प्रयागराज में एक स्थान था जिसे विष्णु नगरी के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार इस स्थान पर पृथ्वी को पाप से बचाने के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए ब्रह्मा जी ने एक बहुत विशाल यज्ञ किया था यहीं प्रयागराज में, जिसके पुरोहित स्वयं पुरोहित भगवान ब्रह्मा जी, यजमान भगवान विष्णु और देवता भगवान शिव बने थे। इसी यज्ञ से जो है, इसी ब्रह्मा जी के यज्ञ के दौरान एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी जिसे वट वृक्ष कहा जाता है। वट वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। अब इस वट वृक्ष का अपने आप में एक विशेष महत्व है। यह वट वृक्ष तब से आज भी विद्यमान है और कहा जाता है कि इसका जो है कई मुगल शासकों ने इसको नष्ट करने का प्रयास किया, जैसे शाहजहां ने इसको नष्ट करने का प्रयास किया। इसके बाद औरंगजेब ने तमाम प्रयास किए, इस पर तेजाब डलवाया, इसे कटवाया गया, उखड़वाया गया, इनकी जड़ें काटी गई, पूरा भरकस प्रयास किया गया इस वृक्ष को नष्ट करने के, जिसका चिन्ह आज भी विद्यमान है, आज भी देखे जा सकते हैं। लेकिन यह वृक्ष में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ की विचित्रता से प्रभावित होकर, यहाँ की शक्तियाँ, यहाँ के अध्यात्म से प्रभावित होकर चीनी यात्री हेनसांग ने इस स्थान का उल्लेख किया है। और जो यह वट वृक्ष का है, वट वृक्ष जो है, यह अकबर के किले में विद्यमान था और आज भी है। कहा जाता है कि जैन तीर्थंकर ऋषभ देव को इसी वट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब इसमें से 3 फैक्ट बनते हैं कि हेनसांग ने इसका प्रयाग का वर्णन किस विदेशी यात्री ने, किस चीनी यात्री ने किया, तो हेनसांग द्वारा इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद अगर हम प्रसिद्ध इतिहासकारों के बारे में बात करें तो एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए, इतिहास के विद्यार्थी इनके नाम से बहुत परिचित होंगे, जदुनाथ सरकार। इनका विचार था कि कुंभ का प्रमाण जो है 12वीं सदी से पहले नहीं मिलता, यह जो है 12वीं सदी के बाद ही अस्तित्व में आया। और इसका सीधा सा अर्थ होता था एक संगम अर्थात साधु संतों का, विभिन्न संप्रदायों का, विभिन्न अखाड़ों का, विभिन्न चारों तरफ से जो है विभिन्न मठों के लोग, यहाँ विभिन्न प्रकार के विचारधारा के लोग यहाँ पर इकट्ठा होते थे। उनकी ध्वज पताकाएँ, उनके चिन्ह, उनके विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण करके यहाँ इकट्ठा होते थे। बड़े बड़े महंत जो हैं रथ पे सवार रहते थे, उनके आसपास एक शस्त्रधारी अंगरक्षक चलते थे। ऐसा कहा जाता है कि पहले शस्त्र धारण नहीं था, लेकिन
बाबर का जो वंशज था तैमूर, उसकी आत्मकथा से पता चलता है कि 1394 में कुंभ यात्रियों पर या कुंभ पर बिना किसी कारण या अकारण ही उसने बहुत ही निर्मम तरीके से बहुत बड़ा नरसंहार किया था। तभी से जो है साधु संतों द्वारा क्या किया जाने, शस्त्रों का धारण किया जाने लगा। इसके लिए पहला संप्रदाय नागा संप्रदाय है, जो विभिन्न जीवन से विरक्त रहते हैं, सांसारिक जीवन से। उन्होंने शस्त्र के साथ शास्त्र भी धारण किया और इसके साथ उन्होंने अपने तीर्थंकरों, अपने संप्रदाय, अपने मत, अपने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए। इसी प्रकार अगर बात करें तो इसी कड़ी में आगे जो है 1713 में रामानंद मठ जो है सवाई जयसिंह के माध्यम से ये भी इस शस्त्र धारण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और निर्मोही अखाड़ा को यहीं से प्रवेश मिलता है। इस प्रकार साधु संतों का जो है शस्त्र धारण की प्रक्रिया यहीं से चालू हुई। इसके साथ ही हम जानते हैं कि इस नाम को, इसका अंतर क्या है, जो इनके विभिन्न विभिन्न नाम दिए गए हैं। कोई इसको माघ बोल देगा, कोई महाकुंभ, कभी अर्धकुंभ। इसका अंतर सीधा सा है, जैसा पहले भी बता चुका हूँ। माघ मेले का जो प्रतिवर्ष जिसका आयोजन होता है उसे माघ मेला कहा जाता है। अर्धकुंभ का आयोजन प्रत्येक 6वें वर्ष होता है और महाकुंभ जो है प्रत्येक 12वें वर्ष में मनाया जाता है। इस प्रकार माघ को अर्धकुंभ और महाकुंभ, इनके बीच अंतर है। अगर हम इसके ज्योतिष दृष्टिकोण से इस चीज़ को देखें तो यह जो है देखने को तो इतना बहुत विभिन्न प्रकार की कहानियाँ जुड़ गई, लेकिन ज्योतिष दृष्टिकोण से भी इसका विशेष महत्व है और यह वैज्ञानिक तर्क को भी एक आधार प्रदान करता है। अर्थात कुंभ का आयोजन जो है, इसका सीधा संबंध जो है खगोलीय घटना से होता है। सौरमंडल में जब विशिष्ट ग्रह जो है विशेष राशियों में प्रवेश करते हैं और एक खगोलीय संयोग बनता है, तब इस पर्व का आयोजन किया जाता है। वही इस पर्व का आधार होता है। कहा जाता है कि देवासुर संग्राम में इंद्र के पुत्र जयंत द्वारा जब कलश लेकर, अमृत का कलश लेकर जा रहे थे, तभी जो है देव और असुरों के बीच एक संघर्ष हुआ और यह संघर्ष जो है 12 दिन तक चला। तो देवलोक का एक दिन और पृथ्वी लोक का एक वर्ष के बराबर होता है। अर्थात पृथ्वी लोक का एक वर्ष और देवलोक का एक दिन माना जाता है। इसी प्रकार 12 दिन के इस संघर्ष के दौरान जो है 12 स्थान पर एक कलश रखा गया या फिर उनकी बूंदें छलकी, जिसमें से 8 स्थान जो है देवलोक में माने गए हैं और 4 स्थान पृथ्वी लोक में माने गए। वही 4 स्थान जहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। कहते हैं इसके रक्षा के लिए जब यह युद्ध हुआ था तो सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि ने विशेष भूमिका निभाई थी। तभी इनके जो है राशियों के बदलाव और इनके खगोलीय घटना का ही कुंभ के पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ऐसा रहा कुंभ का एक विश्लेषण। अब देख लेते हैं परीक्षा की बिंदु से कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए, धन्यवाद।